welcome back to One TV News with me, Esma. Umar Khalid, a student activist accused in the 2020 Delhi riots, has been detained in Tihar jail for 4 years without trial or bail under the stringent Unlawful Activities Prevention Act or UAPA. Despite his repeated pleas for bail, including multiple adjournments in various courts, he remains in custody. Khalid claims his involvement was limited to peaceful protest, but his case reflects broader concerns about the legal processes, delays and the applications of UAPA. While other 2,000 riot-related detainees have been granted bail, Khalid's prolonged pre-trial detention highlights issues with the justice system and its handling of politically charged cases. His case contributes to prompt debates on constitutional rights and judicial fairness. सत्य में वजह थे, सत्य की विजय होगी, लेकिन कब होगी और कहां होगी ये नहीं बताता हमारे देश का। आज 13 सितंबर 4 साल पूरे उमर खालिद को जेल बिना किसी अपराध के, बिना किसी बेल के और बिना सुनवाई के। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा, आपको किसी मनगढ़ंत मुकदमे के अंदर पकड़ लिया जाए, आप कहें मैंने किया नहीं, कहेंगे कोर्ट में बताओ, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और कहेंगे कि आपको ऐसा मुकदमा है कि बेल नहीं मिल सकता, जमानत नहीं मिल सकती। आप कहेंगे हो क्या रहा है भाई इस देश में? यही हो रहा है उमर खालिद और 12 और लोगों के साथ 4 साल से या उससे भी ज्यादा से। बिल्कुल मनगढ़ंत मुकदमे में यूएपीए का केस लगाया गया है। मैं हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मनगढ़ंत है, झूठा है मुकदमा पूरी तरह से। जिन लोगों ने वीडियो पर आके कहा कि पुलिस के हम कानून अपने हाथ में लेंगे दंगे से पहले, खुल के दंगे भड़काए वीडियो पे लाके, उन पे कुछ नहीं हो रहा। और जिन लोगों ने गांधी की बात की, जिन लोगों ने अहिंसा की बात की, उस उमर खालिद पे मुकदमा चलाया जा रहा है, उस पे केस बनाया जा रहा है। मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने उमर खालिद के साथ एक नहीं कई मीटिंग्स एड्रेस की। हर मीटिंग में उमर खालिद ने ये एनटीसीए के जमाने में हमेशा कहा, हमें नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करना है, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं। जब दंगे हुए, उमर खालिद उससे पहले से दिल्ली में था ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें चार्जशीट में कही हैं जिन तमाम चीजों का मैं खुद गवाह हूं और जानता हूं कि कोई बेसिर पैर की चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मुकदमा बन गया, ठीक है, कोर्ट में जाके आप अपनी बेगुनाही साबित कर लीजिए। पर बेगुनाही कैसे साबित करें? मुकदमा तो शुरू ही नहीं हो रहा। 4 साल हो गए। जैसे ही मुकदमा शुरू होने की नौबत आती, दिल्ली पुलिस एक नई चार्जशीट फाइल करती, कहती कि हमें कुछ नए सुराग मिले हैं और चलाना है क्योंकि मनगढ़ंत मुकदमा है, कोर्ट के सामने आ गया, खारिज हो जाएगा, इसलिए और चलाओ। 4 साल से ये नाटक चला रही है दिल्ली पुलिस। अब जाके बोला है कि हमने पूरा किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जिनके बारे में एविडेंस है, जहां एविडेंस है ही नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और बेल नहीं। 14 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख लग चुकी है, फैसला नहीं हुआ। ये 4 साल दाग है, ये दाग है इस देश की संपूर्ण न्याय व्यवस्था पे। पुलिस, प्रशासन, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, सब पर एक धब्बा है। ये धब्बा है भारत के संविधान पे। और ये सब उस शख्स के बारे में, उस उमर खालिद पे, जो कि इस देश का हीरो होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूं कि अपराधी नहीं है, हीरो है वो, हीरा है इस देश का। एक ऐसा व्यक्ति जो हर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, ईमानदारी से खड़ा होता है। मुसलमान है पैदाइश से, मुसलमान के विरुद्ध हो रहे अन्याय के बारे में बोलता है, साथ में हर अन्य वर्ग के विरुद्ध हो रहे अन्याय पर भी उतनी ही मुखरता से बोलता है। हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ बोलता है,
मुस्लिम कम्युनिज्म के खिलाफ भी बोलता है, गांधी की बात बोलता है, वो भगत सिंह की बात बोलता है। ऐसे लोग सिर्फ एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के युवाओं का हीरो है। एक दिन ये लोग देखेंगे, एक दिन ये देश देखेगा। उमर, आप बाहर आओगे, हम दोनों मिलके कहेंगे, सत्य में वजह। Pope Francis criticized both major US presidential candidates during a press conference, describing their positions as against life without naming them directly. He condemned Donald Trump's immigration policies as a grave sin and Kamala Harris's support for abortion rights as assassination. Francis's remarks reflect his consistent stances on immigration and abortion, emphasizes the moral complexity faced by voters. By urging Americans to choose the lesser evil, the Pope highlights the ethical tensions in contemporary politics and the importance of informed voting despite his own non-participation in the election. His comments underscore his efforts to integrate faith with political engagement. Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini. Ambedue sono contro la vita. Mandare via i migranti, non lasciarli sviluppare, non lasciare avere vita è una cosa brutta e cattiveria lì. On September 14, 2024, Prashant Kishore, founder of the Jan Suraj Party, announced his intention to lift Bihar's liquor ban within an hour if his party wins the next election. His statement, made ahead of his party's foundation day on October 2nd, challenges the ban imposed by Chief Minister Nitish Kumar in 2016. Kishore criticizes the ban for causing economic losses and fueling illegal liquor trade, describing it as ineffective and harmful. He also critiques both Kumar and opposition leader Tejaswi Yadav for failing Bihar. Kishore's pledge to reverse the ban highlights his party's role as a reformist alternative and aims to address ongoing issues in Bihar's governance. 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देगा। ये मामला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में है। कौन किसको हाथ जोड़ा, कौन किसके पैर पर गिरा। बिहार का दोनों ही हालत में नुकसान हुआ। बिहार की जनता ने दोनों को 32-33 साल से देख लिया है। हम लोग दोनों के पैर पर गिर रहे हैं कि अब हम लोग को छोड़िए। On September 13, 2024, the Maharashtra government rescheduled the official Eid-e-Milad holiday in Mumbai from September 16 to September 18. This change aligns with the local Muslim community's decision to hold their Eid processions on September 18 to avoid overlap with Anant Chaturdashi, the last day of the Ganesh festival on September 17. The rescheduling, a voluntary move by the Muslim community to ensure smooth celebrations of both festivals, reflects effort for communal harmony. Similar adjustments can be made in other districts as needed. This marks the second year the community has proactively adjusted their observance for the benefit of all involved. After being granted bail by the Supreme Court, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announced his resignation from the CM position effective in 2 days. He stated he would only resume office if re-elected, pledging to campaign extensively until the public delivers a verdict. Kejriwal demanded that the Delhi elections be held in November alongside Maharashtra's elections and indicated that a temporary replacement from his party will assume the CM role until then. He criticized the BJP, asserting the demands for his resignation while in jail were aimed at undermining the constitution. Kejriwal emphasized his decision to remain in office from jail was to defend constitutional principles and challenge the notion as a government cannot function from incarnation. मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।
आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी। पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे, वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं, हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार। On Saturday, the Kolkata doctors' rape and murder case saw significant developments and heightened drama. Chief Minister Mamata Banerjee made an unexpected visit to the State Health Secretariat where protesting doctors had gathered. Despite efforts to negotiate, talks failed due to dispute over live streaming and recording the meeting. The situation escalated when the CBI charged Dr. Sandeep Ghosh, former principal of RG Kar Medical College, and Abhijit Mondal, the local police officer, with evidence tampering. This led to allegations that Banerjee cancelled the meeting with the doctors due to demoralization from this arrest. The BJP connected the meeting's cancellation to the arrest, suggesting it reflects concerns about further scrutiny. Meanwhile, the Trinamool Congress defended Banerjee's actions, emphasizing her efforts to engage with the protesters. আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি ভাববো, আমি চিন্তা করব। যদি কেউ দোষী হয় তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন এবং আমি চাই তিলোত্তমার বিচার হোক। আমি সিবিআইকে অনুরোধ করব যত তাড়াতাড়ি বিচার হোক।
এমনকি 3 মাসের মধ্যে তারা যেন ফাঁসির অর্ডার দেয়। The BJP criticized Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's announcement to resign as a PR stunt aimed to improving his tarnishing image. BJP spokesperson Pradeep Bhandari claimed Kejriwal is attempting to emulate Sonia Gandhi's tactics by stepping down to regain public trust while still influencing politics behind the scenes. BJP leader Majindra Singh Sirsa argued that Kejriwal's resignation is a result of Supreme Court bail conditions prohibiting him from performing official duties, not a voluntary act of sacrifice. Kejriwal, recently released from Tihar jail on bail related to a corruption case, vowed not to return to office until cleared by the public, demanding early elections. The Supreme Court's condition include barring him from the CM's office and official duties. अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं, परंतु दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि आज दिल्ली की जनता के सामने 3 बातें एस्टैब्लिश हो चुकी है। एक, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उनका 0 बैंक बैलेंस है, तो भाई इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया आपने। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा और तब तक कोई और मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा। मतलब साफ है कि ये सोनिया गांधी वाला मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं कि एक डमी, जैसे मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बना दिया तो पीछे से सरकार चलाई, इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। और तीसरा, उनको आज समझ में आ गया है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पे दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसीलिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इन सबसे यही स्थापित होता है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के सामने एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसने दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ दारू सस्ती करी परंतु बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे झूठ फैलाया। आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है, इतना झूठ क्यों? सत्ता बचाने के लिए इतना झूठ कब तक? कुछ तो The Asian Development Bank or ADB has recommended that Pakistan adopt India's ULLAS or Understanding of Lifelong Learning for All in Society scheme to improve its struggling education system. This advice came in response to Pakistan's request for support to address its education challenges and reach out of school children. Launched by India in July 2023, ULLAS focuses on providing foundational literacy, numeracy and essential life skills like financial and digital literacy. The ADB believes its multi-stakeholder approach could offer valuable lessons for Pakistan. The recommendation precedes ADB President Masatsugu Asakawa's visit to Pakistan. Recent reports highlight severe dysfunction in Pakistan's education sector, prompting the government to declare an education emergency to address the issue. As anti-immigrant sentiment rises in Canada, Conservative Party leader Pierre Poilievre has proposed a balanced approach to immigration policy. During a recent visit in the Greater Toronto area, Poilievre suggested that immigrants who follow the law and contribute positively should be allowed to stay, while those who break laws or defraud the system should be deported. He criticized the current government's handling of immigration, linking it to housing shortages and healthcare strains, and argued for a return to what he described as the best immigration system. From his time in Stephen Harper's government, Poilievre also emphasized the need to align immigration with Canada's capacity to absorb newcomers, including addressing issues faced by international students. This stance comes as immigration becomes a key electoral issue with significant public concern about the current system. Diljit Dosanjh's Dilluminati tour has sold out tickets across India within minutes, making it the highest grossing concert tour ever in the country. Despite criticism from Mumbai-based influencer Soumya Sahini over the high ticket prices, another influencer known as The Other Words defended Dosanjh. The defense argued that as a global star, Dosanjh is entitled to set high prices, reflecting his 25 years of hard work. He compared the situation to luxury brands, suggesting that it's unreasonable to expect Dosanjh to lower his prices. The tour, starting on October 26 in New Delhi and concluding on Guwahati on December 29, may add more cities due to high demand. That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.